नमस्कार। टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में इस समय हर क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं हैं। हर क्षेत्र के अपने कुछ मुद्दे हैं। आज भी हम आपका सरोकार ऐसे ही मुद्दों से करवाना चाहेंगे। बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस समय शिक्षा क्षेत्र भी बदहाल है। कारण क्या है? बच्चे घरों में बंद है। बच्चों की शिक्षा पर और उनके मानसिकता पर क्या प्रभाव इस कोरोना कर्फ्यू का पड़ रहा है, इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर हैं। दर्शकों, आपको मैं बता दूं, डॉक्टर मामराज पुंडीर इससे पूर्व जो है वो पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर मामराज पुंडीर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर, टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं टिंज भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको चैनल जो है वो तरक्की करे, ऐसे शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपको। जी, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के उपाध्यक्ष भी आप हैं, तो शिक्षकों के मुद्दे से ही मैं बात शुरू करना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में चाहे हम वोकेशनल टीचर्स की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश में जो भाषा अध्यापक हैं उनकी बात करूं, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो शिक्षक महासंघ की इस विषय में क्या राय है? शिवा, ये कुछ विषय ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से चले हुए हैं। जैसे मैं आप बात करे थे एलटी की, शास्त्री की। हमारे शिक्षा विभाग में आप हैरान होंगे, बहुत बड़े इशू ऐसे हैं। जैसे अब ये लोग लगते हैं बेचारे, तो इनको डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है और सिरमौर वाले को आप चंबा अपॉइंटमेंट कर देते हो, चंबा वाले को आप सिरमौर कर देते हो, कांगड़ा वाले को शिमला, शिमला वाले को कांगड़ा। जब विषय हमारे संगठन के माध्यम से विषय हमने उठाया और सरकार से हमने वार्तालाप की, हमने सरकार से एक विनती की है कि आप जो लोग टीजीटी संस्कृत जो शास्त्री है, जो टीजीटी एलिजिबल है, और भाषा अध्यापक जो टीजीटी में एलिजिबल है, उनको आप टीजीटी का दर्जा दे दो। उसका फायदा क्या होगा? एक तो जो 14 साल का बनवास है उनको आपने, अच्छा आप हैरान होंगे, 14 साल तक आपको, जहाँ इनकी पहली बार आपने अपॉइंटमेंट कर दी, ये उस डिस्ट्रिक्ट को 14 साल तक ही वहाँ 14 साल तक ट्रांसफर नहीं करा पाते। तो वो जो बनवास है, वो हमारे सरकार से भी विनती है कि इसको टीजीटी का दर्जा देके पहला तो आप बनवास खत्म कर जाओगे। दूसरा, सरकार को फाइनेंशियल बेनिफिट है। 22 साल के बाद इन दोनों कैडर को 20 साल के बाद इंक्रीमेंट मिलती है, 2 इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आप उससे ग्रेड पे बदलेगा और ग्रेड पे के साथ जो है एक इंक्रीमेंट आप 20 साल के बाद बचा सकते हैं, तो वो फायदा भी सरकार का है। तीसरा फायदा होगा, स्टेट कैडर बन जाएगा, जहाँ इनकी अपॉइंटमेंट होगी अपने गृह क्षेत्र में भी काम कर सकते हो। अब आप देखिए, जिसको आपने शिमला वाले को चंबा लगा दिया, वो ना तो चंबा में सेवाएं दे पाता, ना शिमला में सेवाएं दे पाएगा। तो वो एक मेंटल हरासमेंट था, इसलिए हमने विनती की थी और हमें उम्मीद है कि ये जो बनवास है, ये जयराम सरकार ही इनका बनवास पूरा करेगी। ये हमारी बहुत बड़ी मांग शिक्षा महासंघ की भी है। इस विषय पे हमारे सीएम साहब से चर्चा हो चुकी है और माननीय शिक्षा मंत्री से भी काफी चर्चा इस विषय में हो चुकी है। सर, आप इससे पहले पूर्व में जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं सुरेश भारद्वाज जी, उनके साथ भी आप विशेष कार्य अधिकारी के रूप में आपने काम किया है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से नीतियां बनती हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि जब नीतियां बनती है तो जो बनाने वाले नीतियां है वो उनको शिक्षा विभाग को लेना नहीं होता है। अब एक आईएएस अधिकारी को है, वो डेपुटेशन पे आते हैं हमारे विभाग में। आप में आज की आप हालात देखिए, हमारे पास 2 निदेशक मौजूद हैं, एक हायर वाले, एक एलिमेंट्री के। हायर वाले हमारे टीचिंग कैडर से गए हुए हैं और एलिमेंट्री वाले वो एचएस कैडर से आए हुए हैं। उस वाले विभाग में आप देखिए, हमने एक और डिमांड इनसे ये की है, जो टीजीटी लगता है, पहले भी होता था, जो टीजीटी अध्यापक लगते हैं वो 26-23 हजार के आसपास है। उनकी नियुक्ति एलिमेंट्री के पास होती है आज की डेट में, लेकिन पहले वो हायर के पास होती थी। आप वहाँ भी गैप देखिए, पॉलिसी देखिए हमारी। जब आप उनकी नियुक्ति करते हैं तो वो टीजीटी एलिमेंट्री डायरेक्टर करता है, और जब उनकी पदोन्नति करते हैं आपका निदेशक हायर करते हैं। अब आप देखिए, अभी हमारे 707 के आसपास हमने सरकार ने जो है पीजीटी प्रमोट किए। जो एसीआर है, एसीआर वो आपका एलिमेंट्री वाले इकट्ठा करेंगे, प्रमोशन हायर वाले करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है।
हमने एक डिमांड सरकार से और की है कि आप टीजीटी की जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो हायर कर दी जाए। 26,000 कैडर वो हायर के पास जाएगा, और हायर वाले इसलिए कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि वो हमारे अपने कैडर से होते हैं। तो एक गैप है, क्योंकि जो जिनको आपने अपॉइंट कर लिया वो कुछ समय के लिए हमारे पास आते हैं, तो नीतियाँ इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। हमेशा ऐसी पॉलिसीज में आप उस आदमी को इन्वॉल्व करो जो उस फील्ड का रहने वाला है। मैंने सरकार के साथ बहुत नज़दीक से काम भी किया है, और कई इशू ऐसे थे जो हमने हल भी किए, जैसे पीटीए वाला इशू था। पीटीए में 6500 के आसपास जो है 15 साल से लोग कॉम्पिटिटिव लगे हुए थे। माननीय सुरेश भारद्वाज जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, एक सुलझे हुए नेता भी और एक समझते भी है। उनने इस विषय को लेके आदरणीय जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जब गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार आप इसको प्रेजेंट करते हो, और सरकार के सामने आप किस प्रकार ऐसे विषय को आप रखते हो, वहां भी डिपेंड करता है। डॉक्टर पुंडीर, कमियां मानते हैं आपकी सरकार की जो नीतियां बनती है उनमें कमियां कहीं ना कहीं रह जाती है? बहुत ज्यादा रहती है। अब आप देखिए, जब आपके पीटीए वाले नियुक्त किए गए थे 2006 के आसपास की बात है, उस टाइम की नियुक्ति को देख के अगर आप देखा तो उस टाइम ऐसे लोग को नियुक्त करने में जो पंचायत का प्रधान भी नहीं होता था, एक स्कूल का जो कमेटी उसका प्रधान होता था, अपॉइंटमेंट करता था। लेकिन अब वो लोग 15 साल तक बेचारे सरकार आई, हमारी सरकारें बदलती गई, सरकारें आई, सबके पास जाके अपना रेगुलर के लिए रोना रोते थे। तो वो जाके कब खत्म हो, जब 15 साल का बनवास भी जयराम जी ने खत्म किया है। तो ऐसी नियुक्तियां होनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो एसएमसी वाले नियुक्त किए हमारी सरकार ने 2012 में माननीय धूमल जी के टाइम नियुक्त हुए थे, और वो नियुक्तियां कहाँ हुई, हार्ड एरिया में हुई थी जहाँ पे कोई नहीं जाता था। अब वो लोग भी 8-9 साल पूरी कर चुके हैं। अब फिर कई लीडर नेतृत्व तो ये बोलता है कि ये तो जी बैकडोर एंट्री है। तो अगर बैकडोर एंट्री है तो लगाई किसने? आप पॉलिसी तो आप बना रही हो ना। तो हमारी हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बहुत पहले से ये मांग भी है कि इस प्रकार की नियुक्तियां टोटली बंद की जाए। जो लोग आपके लगे उनको आप रेगुलर कर दो, आगे से इस प्रकार की नियुक्तियां मत करो। जो शोषण आपका, क्योंकि 15-15 साल जो है वो उनको ये नहीं पता होता कि हम रेगुलर रहने वाले या हम निकलने वाले या प्राइवेट सेक्टर। हाँ, तो वो ऐसी नियुक्तियां जो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण विषय हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में है। कोरोना काल है, बच्चे घरों में बंद पड़े हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की सृजनात्मक सोच पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो क्या मानते हैं आप कि इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं शिक्षक या सरकार? ये जो क्योंकि मेरे तो अपनी बिटिया +2 में है, तो मैं वो डेली देखता हूँ प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चे के ऊपर, और जो सराउंडिंग माहौल भी आज की डेट में डरा हुआ सा माहौल भी है। हिमाचल सरकार के कार्यक्रम चला हुआ है, हर घर पाठशाला। हमने सरकार से भी मांग की थी कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव कार्यक्रम रहा है। इसमें एक और हम और जोड़ सकते हैं। हम सप्ताह में एक कार्यक्रम, सप्ताह भर कार्यक्रम चल, 2 दिन आप जो है हम इसमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर बुला सकते हैं, साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट उनको बुला सकते हैं, जो बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस आज की डेट में उसको कम करने में जो सहयोग कर सके। क्योंकि पूरे दिन बच्चा जो है कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, मोबाइल के सामने बैठा होता है, और शाम को बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है। तो वो इस प्रकार के कार्यक्रम जो मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया था, एक बहुत अच्छे स्पीकर हमारे हैं अशोक अरोड़ा जी, का नाम रेफरेंस में भी आया था। पिछली बार हमने काफी सेवाएं ली थी, तो उनका भी हम इस प्रकार के बच्चों से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, स्पीच भी करते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व भी करते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम जो मोटिवेशनल स्पीकर है या साइकेट्रिक जो बच्चों का स्ट्रेस लेवल को दूर कर सके, ऐसे कार्यक्रम को शिक्षा विभाग काम करे, ऐसी हमारी उनसे मांग भी है। देखिए डॉक्टर पुंडीर, आपने हर घर पाठशाला की बात की, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं, लेकिन आपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की भी बात की। तो क्या लगता है आपको कि ये जो लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड की बजाय अगर स्टूडेंट्स को उसी समय जोड़ा जाए तो कितना सार्थक एक विद्यार्थी के लिए हो सकता है? शिवा, जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था उस टाइम पूरा देश बंद पड़ा हुआ था, और मेरे ख्याल से हम सब ने, किसी ने भी इस प्रकार की उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार की बीमारी भी आएगी जहाँ जो आदमी जहाँ बैठा उसको वहीं रहना पड़ेगा। ऐसे में इससे बेस्ट अल्टरनेट नहीं था हमारे पास, और शिक्षा विभाग ने
अपने घर में ही रह के इस प्रकार कार्यक्रम चलाने की कोशिश की गई। तो शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब पूरा देश बंद पड़ गया था। उसके बाद पूरे 1 साल में हमने शिक्षा विभाग ने वैसे वर्चुअल क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया है, आपका मॉडल स्कूल वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भी एक ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम शुरू करके एक अध्यापक अपने स्कूल से लेक्चर देगा और पूरे हिमाचल के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, और वो बच्चा अपने अपने जो उसकी क्वेरीज भी वहाँ भी वो डाल सकता है। तो उस कॉन्सेप्ट पे अभी जब स्कूल खुलेंगे तो हमारा 100% जो है मैक्सिमम स्कूल इस पे काम कर रहे होंगे। और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि कोरोना वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ कई अध्यापक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चैनल शुरू किए, वीडियो आपके यूट्यूब चलाए। हमारी एक लड़की है ज्योति महाजन, वो प्राइमरी टीचर है। एक निशा यहाँ पे एक स्कूल है, बड़ा छोटा स्कूल है कोटखाई में। उन लोगों ने बच्चों को ही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो ऐसा भी नहीं है कि कई लोगों ने इसको एक मौका भी तलाशा और उसमें काम भी किया। शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम जब ये बीमारी आई तो कोई तैयार नहीं था, हम भी कोई तैयार, हम तो अपने सिस्टम में चले हुए थे, रेगुलर स्कूल जाते थे। तो वो लेकिन आज की डेट में अब जरूरत आपको वर्चुअल क्लासरूम वाला भी, उस कॉन्सेप्ट सरकार काम कर रही है। जी, शिक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश कुछ कमेटियों का भी गठन कर रहा है, तो किस तरह वो कमेटियां हिमाचल प्रदेश में इस समय काम कर रही हैं कोरोना के काल में? हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद नहीं कि हमारी मांगे पूरी करो, आपकी जो मजबूरी हो हमारी, हम उस पर काम नहीं करते, हम उससे हटके समाज के क्षेत्र में भी काम करते हैं। कल हमारी माननीय जो हमारे संगठन मंत्री पवन मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक बहुत अच्छी बैठक हुई। उस बैठक में हमने हर जिले में कमेटी बनाई है। उस कमेटी में 35 लोग हमने लिए हैं और वो 35 जो लोग हैं जिले की कमेटी बनाएंगे और जिले के बाद वही कमेटी हमारी जो है खंड स्तर पे जाएगी, खंड के बाद वो स्कूल स्तर पे जाएगी, जिसको हमने स्कूल में हम 3 स्कूल का एक अलग से मंडल बनाया होता है, उस पर जाएगी और वही कमेटी जाके स्कूल स्तर पे जाएगी। हम उस कमेटी के तहत जो बच्चा गरीब बच्चा है, जिसके पास किसी कारण किताबें नहीं है, जैसे आजकल आप देख रहे कि सब दोबारा से बंद कर दिया है, उसकी मार किसको पड़ रही, गरीब आदमी को पड़ रही। तो उसके लिए जो बुक्स है, बुक्स प्रोवाइड करेगा, किताबें प्रोवाइड करेगा, यूनिफॉर्म है वो हम प्रोवाइड करेंगे अगर स्कूल आने में कठिनाई है। दूसरा, हम जहाँ पे जिसके पास मान लीजिए मोबाइल नहीं है, मतलब ये स्मार्टफोन, हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो कमेटी जाके फिर हम उनके पेरेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। कोई पेरेंट्स ऐसा है जिसके पास जो दिन की दिहाड़ी करता था और वो आजकल नहीं लग रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना नहीं मिला, हम राशन भी प्रोवाइड करेंगे। राशन के बाद हमने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हैं जो जिनको गरीब बच्चे हैं, जिनको नहीं किसी प्रकार से हेल्प नहीं हो पा रही है। राशन के बाद अगर कोई आइसोलेट किया गया है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव आया है और आइसोलेट किया है, तो हम उसके लिए खाने की व्यवस्था हमने अपनी समिति के तहत वो आदेश दिए कि समिति वो खाने की व्यवस्था भी करेगी। एक हमने और उस कमेटी में एक आह्वान किया सबसे, जब जो आदमी दो बार इंजेक्शन लगते हैं हमारे, उसकी कॉस्ट जो है 1000-1200 के आसपास पड़ती है। हमने एक अपील सबसे की है कि हम जो अध्यापक साथी है, इनको आप हमारे देश में भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है, वो अपनी उस हिस्से सैलरी का जो, क्योंकि पीएम केयर है या सीएम कोविड फंड है, हम उसमें कम से कम 2 जितना इंजेक्शन लगे उसकी कॉस्ट हम दान करें। उसका वो इंजेक्शन आदमी उस आदमी के लिए उपयोग हो सकता है जो जिसके पास नहीं है संसाधन नहीं है। तो हमने सबसे अपील की है। मैंने कल दोनों इंजेक्शन लगाए हैं। मैंने अपना जो जितना मेरे से होता था, अभी बल्कि हमने सीएम रिलीफ फंड में भी दिया था, मैंने पर्सनल दिया था। यहाँ भी हमने जो जितना था हमने वो मेरे वाइफ का जो खर्चा था हमने वो पीएम फंड में दिया। तो हम सबसे अपील कर रहे हैं और ये हमने जो उस कमेटी शिक्षा महासंघ के जो कार्यकर्ता है, हम उन सब से कर रहे हैं कि जब भी आपके 2 इंजेक्शन लगते हैं आप पीएम केयर में उसका दान करें और वो फंड जो है ऐसी जगह फंड उसका उपयोग हो जिसको उसकी हमारे से ज्यादा जरूरत हो। तो ये भी हमने अपील उस कमेटी से अपील की है। डॉक्टर कुंडील, एक और भी मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है। छात्र अभिभावक मंच द्वारा आपने देखा होगा कि लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे कि निजी स्कूल फीस बढ़ा रहे। आपके भी बच्चे निजी स्कूल में होंगे, तो किस तरह आप इस मुद्दे को देखते हैं? ये बड़ा पॉलिटिकल इशू है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा लोग जो शोर कर रहे हैं उसमें से बहुत ज्यादा लोग वो है जो समृद्ध परिवार से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं।
और उनको लीड करने वाले के तो मैक्सिमम लोग सरकारी कर्मचारी है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, जब सरकार ने हमारा पैसा नहीं काटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी वो फीस बढ़ाए, लेकिन 1.5 साल से उनके स्कूल बंद पड़े हुए हैं, 1.5 साल से उनके पास सैलरी देने के लिए अल्टरनेट नहीं है, उनके तो कर्मचारी है, अपना खर्चा कहाँ से चलाएंगे वो? हमें कहीं ना कहीं हमें भी सहयोग करना पड़ेगा ना। तो जो लोग उसमें देने वाले पोजीशन में हैं वो दें। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सरकार तो पूरी तनख्वाह दे, पर आगे हमने देना नहीं है। मतलब आज राष्ट्रीय आपदा है, इस आपदा में उनके पास प्राइवेट स्कूल में क्लास 4 कर्मचारी भी होगा, उनके पास अध्यापक भी काम करते हैं, वो खुद भी उनकी अपनी मैनेजमेंट है। तो बड़े बड़े जो, और इसकी जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है वो छोटे स्कूल को ज्यादा मार पड़ रही है। तो मेरी सबसे विनती, जो दे सकता है दे। देखो हमने तो, अगर आप दे सकते हो देना चाहिए। अगर बाई द वे कोरोना नहीं आता तो क्या हम फीस नहीं देते? तो ये चीजें कुछ पॉलिटिकल इशू है। ऐसे में धरना प्रदर्शन करके बहुत ज्यादा इसका आप राजनीति ऐसे समय में जहाँ पूरा राष्ट्र डरा हुआ है, आप राजनीति करते हो तो बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर देना, क्योंकि उन्होंने तो अपना स्कूल चलाना है, उन्होंने अपने स्टाफ, उधर से हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने सभी से विनती की है कि आप किसी तनख्वाह न काटे। तो जब आप तनख्वाह नहीं काटनी है, साधन आने वाला साधन जब आप बंद कर दोगे, 1.5 साल से तो बंद पड़ा हुआ है, तो आप जो है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा न्याय उनके साथ नहीं कर पाते। कई लोग बात करते हैं, अभी मैं ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी किराया नहीं बढ़ना चाहिए। आपने पहले ही बोल दिया कि आप 50% सवारी से ज्यादा आप बिठा नहीं सकते, तो क्या वो तेल भी जेब से भरेगा? पर ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। आज राष्ट्र आपको सहयोग की उम्मीद कर रहा है, सबसे सहयोग करना चाहिए। देखिए डॉक्टर पुंडीर, एक और भी सवाल है कि सरकारी कर्मचारी आप भी हैं, आपको क्या लगता है कि आपने अपने बच्चों को निजी स्कूल में क्यों डाला है? क्या आप मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हमारे प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छी है। आप शिमला में कई स्कूल ऐसे देख लीजिए जो हमारे प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी मार देते हैं। ऐसा नहीं, मेरी भतीजी जो है प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। क्योंकि मैं जब शिमला नहीं था तो नेचुरल टाइम बच्चा डाला गया, और ऐसा नहीं, सरकारी हमारे हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के जो संगठन मंत्री है पवन मिश्रा जी, उनका बेटा लाल पानी स्कूल में पढ़ता है। हमारे मैक्सिमम टीचरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे प्रांत उपाध्यक्ष मेरे सहयोगी अपने विजय कंवर जी, उनके बच्चे दोनों सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, सरकारी स्कूल में सुविधा है। आज डेट में आप कंपेयर नहीं कर सकते सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे है, ऐसा नहीं है। मतलब सुविधाएं दोनों बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत अच्छी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टिंज भारत के साथ बने रहने के लिए। और दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर मामराज पुंडीर थे। इनके विषय में आपको पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्टर मामराज पुंडीर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनके विषय में हमने चर्चा की, राय ली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हर एक वर्ग की राय सुनना ये जनता के लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आपकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या राय है, आप हमें जरूर लिखिए। तो फिलहाल टिंज भारत के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। टिंज भारत के साथ मैं शिवा भारद्वाज।